हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 48 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 49 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 48 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 48 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, पद 53,749 है। जी जान से आपको मेहनत करनी है, शायद ही आपको भविष्य में इतनी बड़ी परीक्षा है वो देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों रोजाना सुबह 8 बजे आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के, ठीक है, और 70 प्रश्न जीके के। जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन है, जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान के 5 और राजस्थान की पॉलिटी के भी 5, सामान्य विज्ञान के भी 5 और करंट अफेयर में राजस्थान के करंट अफेयर के 5, भारत के करंट अफेयर के 5 और कंप्यूटर के 5, ठीक है। और इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? बताइए, श्री गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिले का गठन है वो दोस्तों कब हुआ? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये गठन हुआ था कब? तो दोस्तों 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को दोस्तों श्री गंगानगर से अलग कर 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया था। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तो वो है दोस्तों तारागढ़। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? 873 मीटर, 873 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान में क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान में क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन से जिलों में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर एवं बालोतरा में, जैसलमेर एवं बालोतरा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और बालोतरा जिले के सिवाना पर्वत क्षेत्र है वो मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियां जिससे नाकोड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें जैसलमेर एवं बालोतरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है तो क्या है? बताइए, कौन सी मृदा है? तो उदयपुर और कोटा जिले के अंदर दोस्तों पर्वतीय मृदा है। कौन सी है? पर्वतीय मृदा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, पर्वतीय मृदा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो है 57.51 सेंटीमीटर, 57.51 सेमी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 57.51 सेमी है तो ये कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 नंबर का देखिए 56 से 58 सेमी, इसी के अंदर दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? बताइए, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सालर का। सालर का जो वृक्ष है
ठीक है, ये पहाड़ों में पाया जाता है दोस्तों। ये सालर का वृक्ष है, ये गोंद के लिए अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। दोस्तों बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कांतली, मेंथा, घग्गर, कोई नदी नहीं। तो दोस्तों बीकानेर जिले में कोई भी नदी है वो प्रवाहित नहीं होती। दोस्तों बीकानेर, फड़ौदी और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है वो दोस्तों कौन से जिले से है? कौन से जिले की परियोजना है दोस्तों ये पीपलाद पेयजल परियोजना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये झालावाड़ की परियोजना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? बताइए दोस्तों कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर 1971 से 1981। 1971 से 1981 में दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है वो उच्चतम रही थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र? है तो दोस्तों ये पचभद्रा में है। कहाँ पर है? पचभद्रा में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तेज गति की रेलों का परीक्षण है वो किया जाता है 180 किलोमीटर प्रति घंटा वाली। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाए तो दोस्तों क्या है, 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, वो देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार पूछा है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए लूनी बेसिन को नेहड़ कहते हैं क्या? लूनी बेसिन को नेहड़ कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। नागौर उच्च भूमिया को दोस्तों डोरा पर्वत, दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, नागौर उच्च भूमि को दोस्तों कुबड़ पट्टी का यानी कि नागौर उच्च भूमिया में दोस्तों कुबड़ पट्टी है वो पाई जाती है, यानी कि कुबड़ पट्टी का विस्तार है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये 2nd नंबर का है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान बांगर यानी कि अर्ध शुष्क का मध्यवर्ती भाग है वो दोस्तों नागौर उच्च भूमि कहलाता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। शेखावटी प्रदेश में जोड़ है और गगर के मैदान को दोस्तों नाली कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? बताइए सिरोही और पाली जिलों में कौन सी प्रकार की मृदा मिलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बताइए किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए? तो दोस्तों इनमें से तो सिरोही की जो जलवायु है वो दोस्तों बहुत आर्द्र है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिरोही की जलवायु है वो क्या है? बहुत आर्द्र है इनमें से। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बांस का जंगल दोस्तों कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, कोटा और 12 जिलों में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांस से बांस याद रखना, ठीक है, बांसवाड़ा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। हथमती, मेसवा और माजम ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोस्तों साबरमती की सहायक नदियां हैं।
यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये साबरमती की सहायक नदियां दोस्तों, ये साबरमती नदी है, इसका उद्गम दोस्तों उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में अरावली की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम है वो होता है, और ये राजस्थान से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, यानी कि फुहारा सिंचाई प्रणाली है वो अनिवार्य की गई है राजस्थान में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना में। नर्मदा नहर परियोजना में दोस्तों राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को दोस्तों सिंचाई की सुविधा है वो इससे प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनमें जनघनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। एक तो है जैसलमेर, और एक बाड़मेर, और एक बीकानेर। यह आपको इसमें विशेष तौर पर है वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है, बताइए। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है, तो बताइए कौन से जिले से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये झालावाड़ से नहीं गुजरता है, बाकी कोटा, बूंदी और बारां से गुजरता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान में दोस्तों कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही से होकर ये गुजरता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% की भागीदारी है वो रखती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है। पता चल गया होगा दोस्तों आपको यहाँ पे, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। आबानेरी जो दौसा के अंदर है, राजौरगढ़ जो अलवर में है, ठीक है। यहाँ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन था, बताइए। उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया। अध्यक्ष तो थे बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष थे दोस्तों भूरेलाल बयान। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और महामंत्री बनाया गया था माणक्यलाल वर्मा को, ये भी आपको याद रखना है। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 को माणक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। इसका अध्यक्ष अलग बना था कौन, बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष बनाया गया था भूरेलाल बयां को, और महामंत्री बनाया गया था माणक्यलाल वर्मा को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा को, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है। बताइए, राजस्थान गद्य एवं पद्य यानी कि राजस्थान गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाती है दोस्तों प्रकाश। क्या कहलाती है, प्रकाश। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश कहते हैं।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा नामक स्थान पर सोममाई जाखम नदियों के संगम पर दोस्तों ये बेणेश्वर मेला है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भाती कतरी किस देवता को संदर्भित करता है? बताइए दोस्तों यहाँ पर भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कल्ला जी को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों लोक देवता कल्ला जी गुजरात में भाती कतरी के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? बताइए निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। बताइए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू किया गया था। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इसके प्रवर्तक थे बंशीधर भट्ट, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो दोस्तों थेवा कला के लिए दोस्तों कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो दोस्तों इस कला के अंदर निपुण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सोनी परिवार। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, बडार क्या है? बताइए बडार क्या है? तो दोस्तों बडार विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला एक सामूहिक प्रतिभोज है। विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला एक सामूहिक प्रतिभोज है बडार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह पर आयोज्य भोज, विवाह पर आयोज्य भोज। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ पर्यटन केंद्र है, दूसरी तरफ स्थिति है। एक तरफ पर्यटन केंद्र है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलित नहीं है ये पूछा है। देखिए गागरोन का किला कहाँ पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। कपिल सरोवर कहाँ है? तो दोस्तों ये कोलायत बीकानेर में, बिल्कुल सही है। दौलत बाग कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। लालगढ़ महल जैसलमेर गलत हो जाएगा, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राजा मुंज को वाकपति की उपाधि से सम्मानित है वो किया गया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। राजा मुंज है ये मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक था और राजा मुंज को दोस्तों कवि वृष भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1920 में नागपुर महाराष्ट्र में, 1920 के अंदर नागपुर महाराष्ट्र में राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन है वो हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण है वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण हुआ था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है वो अपने को चुनना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, भारतीय नहीं भरतिया,
ठीक है, शिवचंद भरतिया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका प्रथम उपन्यास था कनक सुंदर, प्रथम नाटक था केसर विलास और प्रथम कहानी थी विश्रांत प्रवास। ये भी याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बालोतरा के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बालोतरा के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है वो क्या है? तो वो है गैर नृत्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गैर नृत्य। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाला लोक देवता है वो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों कौन से वर्ष सम्मिलित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित किया गया था दोस्तों 2010 में। ठीक है, कब? 2010 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। ऊपर वाला प्रश्न है वो क्या था? 4 हाथों वाले देवता, तो दोस्तों कल्ला जी। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया 2010 में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल सैनी का संबंध है वो ब्लू पोट्री से, और कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, और जयपुर की ब्लू पोट्री है वो दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, तो क्या था? तो दोस्तों ये सिर का पहनावा, यानी कि सिर की पगड़ी थी दोस्तों ये खनगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है? तो ये आभानेरी दौसा में। कहाँ पर है? आभानेरी दौसा में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आभानेरी दौसा में। आगे देखिए दोस्तों, भाग 3 के अंदर है भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो बताइए कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, निर्बाध घूमने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आप सभी को पता होगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों मूल अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार में से हटाकर इसको विधिक अधिकार है वो बना दिया गया। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है दोस्तों उसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की सूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों राजभाषाओं को सूचीबद्ध है वो अनुसूची 8 में किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 8वीं अनुसूची में। दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए मूल संविधान में 14 थी, फिर 1967 के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई।
सॉरी 1967 में एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। ठीक है। फिर दोस्तों 1992 के अंदर 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर दोस्तों 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी, बताइए। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमला बेनीवाल, 1 नंबर ऑप्शन सही। और दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, कौन है? तो दोस्तों वो दिया कुमारी है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 4 नंबर का प्रश्न है। अब अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव है वो दोस्तों कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। राजस्थान यानी कि निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? तो दोस्तों प्रथम जो मुख्य सचिव है वो दोस्तों कौन बने थे? तो श्री के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन है ये दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी श्रीमती कौशल सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जयपुर एवं जोधपुर जिलों में। जयपुर एवं जोधपुर जिलों में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम का उल्लेख मिलता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है धारा 5 में। धारा 5 में लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? बताइए कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? तो दोस्तों प्रथम मध्यावधि चुनाव है वो दोस्तों 6ठी विधानसभा के भंग होने के कारण दोस्तों प्रथम बार मध्यावधि चुनाव है वो हुए थे। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 233 अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अपने यहाँ पे भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो दोस्तों बताइए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है इनमें, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पॉलीथीन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक होता है और ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक निश्चित तापमान पर लचीले हो जाते हैं और ठंडे होने पर दोस्तों ठोस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पॉलीथीन। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है। वर्तमान में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है तो दोस्तों वो कौन सा है? दोस्तों सभी को पता होगा नाइट्रोजन है वो कितना है, 78% पर है। ठीक है, नाइट्रोजन है
वो 78% है। और उसके बाद में दोस्तों ऑक्सीजन का नंबर है जो 21% पर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये प्रकाश का तरंग है, ये हाइगेंस के द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित है, वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए F1 संतति की अपने बेहतर जनक से श्रेष्ठता। F1 संतति की अपने बेहतर जनक से श्रेष्ठता दोस्तों क्या हो जाएगा? कटिबद्ध संकर ओज कहलाती है। कटिबद्ध संकर ओज कहलाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बताइए। तो डीपीटी, डी का मतलब होता है डिप्टीरिया, टी का मतलब पी का मतलब होता है दोस्तों परटूसिस यानी कि काली खांसी, और टी का मतलब होता है टिटनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डी का मतलब डिप्टीरिया, ठीक है, डी का मतलब है डिप्टीरिया, और दोस्तों पी का मतलब हो जाएगा परटूसिस। तो देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन के अंदर है, और टी का मतलब दोस्तों टिटनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टाइफाइड नहीं होता, टिटनेस। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर है भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ ये? तो ये दोस्तों 11 जनवरी 2025 को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जारी किया गया है दोस्तों नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं में से नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं में से नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें देखिए कौन नहीं है? तो एस मुरलीधरन, दोस्तों एस मुरलीधरन है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सुभाष राणा है, ये दोस्तों इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है नियमित श्रेणी में, और ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित है। और दोस्तों दीपाली देश पांडे है, ये दोस्तों निशानेबाजी कोच है, और संदीप सागवान है, ये दोस्तों हॉकी के कोच है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हाल ही में वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? हाल ही में वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विजन। दोस्तों विजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजन पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत के पहले साहित्य शहर का दर्जा दिया है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत के पहले साहित्य शहर का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा बताइए? तो वो है दोस्तों यहाँ पर जो कोझिकोड
शहर है जो केरल में, ठीक है, उसको दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, अब अपन है भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह के लिए देय सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह के लिए देय सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 75,000 रुपए है वो किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। राजस्थान में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये आयोजित किया गया कहां पर दोस्तों, ये किया गया जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। आगे देखिए, बजट 2025-26 में घोषणानुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहां बनाया जाना प्रस्तावित है। बजट 2025-26 में घोषणानुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स कहां बनाया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये कहां बनाया जाना प्रस्तावित है, तो ये दोस्तों जयपुर में बनाया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआती स्तर में राजस्थान के किन जिलों में प्रारंभ किया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआती स्तर में राजस्थान के किन जिलों में प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये प्रारंभ किया गया दोस्तों जयपुर, पाली, सिरोही और जोधपुर में। जयपुर, पाली, सिरोही और जोधपुर में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बनफुल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है। बनफुल जनजाति डिजाइन स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है उदयपुर। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर में। अब दोस्तों भाग 8 के अंदर अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ है, यानी कि एआई का उपयोग है वो कौन सी पीढ़ी में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इसका उपयोग दोस्तों 5वीं पीढ़ी में हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 5वीं पीढ़ी में। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें एमएस डॉस। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन से तात्पर्य है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों मार्जिन से संबंधित दोस्तों एक स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ी जाती है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाला जो मार्जिन होता है वो होता है दोस्तों गटर मार्जिन। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है। बताइए कौन सा फंक्शन है वो एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सम है, काउंट है, मैक्स है, लेकिन एवीजी नहीं है, यानी कि एवरेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ठीक है 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है।
कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अपन ने 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित है वो पढ़ लिए हैं सिलेबस के अनुसार। डिवाइडेशन था, उस डिवाइडेशन के अनुसार अपन ने ये प्रश्न है वो पढ़े हैं। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। सुबह आपको 8 बजे रोजाना ये क्लास है वो देखने को मिलेगी आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के अनुसार आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कंप्यूटर चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, उन सभी का जो दोस्तों लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। राजस्थान भूगोल चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति चतुर्श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पॉलिटी चतुर्श्रेणी कर्मचारी, भारतीय संविधान चतुर्श्रेणी कर्मचारी, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। उन सभी का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भारतीय, भारतीयता और भारतवर्ष ये तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे जो भारत है वो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सॉरी क्या पूछा है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भारत तो है दोस्तों, इसमें क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो भारतीय है दोस्तों, भारतीय ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या है जातिवाचक संज्ञा है। और भारतीयता दोस्तों, भारतीयता ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भारतीयता का भाव आ रहा है इसमें। और भारतवर्ष है ये भी दोस्तों क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण कौन सा है, तो वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों किस में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है। तो यहाँ पर जिसे और वह ये 2 शब्द दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य में है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन से वाक्य में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। दोस्तों ये है वो यहाँ पर आया करो है वो क्या है संयुक्त क्रिया है, आया करो वो क्या है संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये पूछा है। बताइए गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों प्रत्येक, दूसरा, प्रत्येक, दूसरा, ये दोस्तों दोनों शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन है वो गुणवाचक विशेषण के। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ शब्द का प्रकार दे रखा है। दोस्तों बताइए कुट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है, सुमेलित करना है। कमल, दोस्तों जो कमल शब्द है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, क्या है तत्सम शब्द। और यहाँ पर देखिए कमल, कमल जो शब्द है ये दोस्तों तद्भव शब्द है, क्या है तद्भव शब्द। और यहाँ पर इडली, दोस्तों इडली है वो देशज शब्द है, क्या है देशज। और चिड़िया है ये दोस्तों विदेशी शब्द है, क्या है विदेशी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देश है, देश है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है, कौन सा संधि शब्द गलत है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वर्षा प्लस ऋतु वर्षातु,
वर्षातु दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये शब्द है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर वर्षा प्लस ऋतु ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये शब्द होगा वह से ऊपर मात्रा और फिर तू फिर यू, ये शब्द होगा। यहाँ पर वर्षातु है वो गलत हो जाएगा, वर्षतु होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये पहला ही गलत है। बाकी दोस्तों इसमें सही है, मातृ प्लस आज्ञा, देवी प्लस अर्पण, वाक प्लस ये सब सही है। आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, किस समूह के सभी विकल्प विसर्ग संधि युक्त नहीं है? बताइए कौन से ऑप्शन में विसर्ग संधि नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए अवश्यम भावी और आबाल वृद्ध और मनोनुसार। दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है 3 नंबर का, ये अपना इसमें राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो देखिए मन मन प्लस अनुसार, इसके अंदर तो विसर्ग संधि है, लेकिन इन दोनों के अंदर अंदर नहीं है। अवश्य भावी और आबाल वृद्ध, दोस्तों आबाल वृद्ध में भी संधि नहीं है, ठीक है। और अवश्य भावी इसके अंदर दोस्तों कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए कौन से शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिजात प्लस ये अभिजात्य, दोस्तों अभिजात्य नहीं होता, अभिजात्य होता है, आ भी जाते, ठीक है। यानी कि दोस्तों अभिजात का जो शुद्ध रूप हो जाएगा अभिजात्य होगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी प्रत्यय का प्रयोग सही हुआ है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 79 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अभिभावक, ठीक है, अभिभावक है दोस्तों, इसमें अभी अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अभिभावक में दोस्तों एक ही उपसर्ग है अभी, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वपु, महिषी, गात, कलेवर। तो यहाँ पर जो महिषी है शब्द के जो अतिरिक्त जो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं ये शरीर के पर्यायवाची है, और महिषी है वो दोस्तों भैंस का पर्यायवाची है। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से तनिया शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? बताइए तनिया शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों सुता, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा, ये दोस्तों तनिया शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, यहाँ पर देखिए वेमनस्य, सोमनस्य, ठीक है, बिल्कुल सही है। श्रांत, क्लांत, श्रांत, क्लांत, ये दोस्तों परस्पर विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, ये समानार्थी शब्द है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। श्रांत का हो जाएगा दोस्तों अश्रांत, तो ये क्लांत इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सकल का सकल, सकल का सकल, और गलत हो जाएगा ये अमर का मर्त्य, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, अमर का विलोम है वो मर्त्य होता है। सकल का हो जाएगा संपूर्ण, ठीक है, और सकल का अर्थ होता है चेहरा। कोप का विलोम हो जाएगा दोस्तों कृपा, यहाँ पर दया दे रखा है, और दोस्तों दया का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा क्रूरता। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही दे रखा है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए।
किसी काम के बार बार करने की जो तीव्र इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो है दोस्तों अभिप्सा। क्या हो जाएगा? अभिप्सा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों लब्ध, प्रतिष्ठ और व्यवत। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये दोस्तों इसमें क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न है, दीक्षा ने खाना पकाया हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो दोस्तों इसमें दीक्षा ने खाना पकाया, तो दोस्तों इसमें भूतकाल है, और भूतकाल में दोस्तों कौन सा? सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। दांतों से हाथ काटना यानी कि दोस्तों पश्चाताप करना, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पर्याय ठीक नहीं है। किसी पारिभाषिक शब्द का हिंदी पर्याय ठीक नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसमें शेड्यूल, दोस्तों शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर अनुच्छेद है वो गलत हो जाएगा। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे इसके सारे सही है। ठीक है, देखिए चार्जशीट, आरोप पत्र और सरचार्ज अधिभार और अपेंडिक्स परिशिष्ट, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकालने जाने वाला पत्र कहलाता है। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकालने जाने वाला पत्र कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यालय आदेश। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 10 के अंदर है इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पर अपने को 2 प्रश्नों का उत्तर है वो टेंस का प्रयोग करते हुए अपने को खालिस्तान में देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, सी सबमिट हर प्रोजेक्ट बिफोर हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली। बताइए, तो यहाँ पे सबमिट दे रखा है, तो क्या आएगा खालिस्तान में? देखिए यहाँ पर बिफोर और आफ्टर के दोस्तों देखिए फ्यूचर में 2 कार्य हो, यदि फ्यूचर में 2 कार्य हो, बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हो, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? दोस्तों फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा, फ्यूचर परफेक्ट का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विल हैव सबमिटेड। विल हैव सबमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 92 नंबर का प्रश्न है, इसके अंदर देखिए सी रिमेम्बर यू व्हेन आई मीट हर लास्ट मंथ। सी रिमेम्बर यू व्हेन आई मीट हर लास्ट मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों रिमेम्बर्ड। क्या हो जाएगा? रिमेम्बर्ड। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रिमेम्बर्ड। ठीक है, पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ दोस्तों ये। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए हु ब्रेक दिस चेयर, हु ब्रेक दिस चेयर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हु से आरंभ होने वाले वाक्य के अंदर दोस्तों पैसिव बनाते समय अपन क्या करेंगे? हु के स्थान पर बाय हुम लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका और ब्रोक है, ठीक है, ब्रोक का ऑब्जेक्ट दिस चेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, नो चेयर वाज मेड बाय द कारपेंटर। नो चेयर वाज मेड बाय द कारपेंटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए इसमें सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस में है।
और दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है वो द कारपेंटर से एक्टिव है, प्रारंभ होकर डिड नॉट मेक का यूज होगा इसमें, नो के स्थान पर एनी लगेगा, तो यहाँ पर इसमें द कारपेंटर डिड नॉट मेक एनी चेयर, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दोस्तों सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है, अपने को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए द मैजिशियन सेड टू अलादीन यू विल बी पनिश्ड फॉर व्हाट यू विल डन। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए द मैजिशियन टोल्ड अलादीन दैट ही वुड बी पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर 96 नंबर का प्रश्न देखिए, शी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट दोस्तों सुसाइन वाच, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, तो वाट के बाद वाच के स्थान पर दोस्तों इज का यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी व्हाट इज योर फेवरेट किजाइन, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सुसाइन। आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया, बताइए इसका नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाना है, तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा वेरी फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज गांधी, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें देखिए ये वी हैव गॉट योर फादर्स परमिशन टू टेक यू विथ अस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये के स्थान पर दोस्तों इट इज ए मैटर ऑफ जॉय का यूज होगा, तो यहाँ पर इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव गॉट योर फादर्स परमिशन टू टेक यू विथ अस, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए खालिस्तान भरना है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इसमें देखिए ऑल द अर्थली रिलेशन आर मेरे, बताइए दोस्तों मेरे का मतलब होता है मात्रा, ऑल द अर्थली रिलेशन आर मेरे, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अलूशन हो जाएगा, अलूशंस हो जाएगा, सॉरी इसमें देखिए इसमें क्या होगा, हाँ इल्यूशंस हो जाएगा दोस्तों, इल्यूशंस, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका मतलब होता है भ्रम, क्या होता है भ्रम, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, आर्टिकल और दोस्तों अपने को डिटरमिनर का प्रयोग करते हुए अपने को 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 100 नंबर का प्रश्न देखिए, ही इज डूइंग हिज एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी आया है तो यूनिवर्सिटी के आगे दोस्तों क्या आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है, ए आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी आएगा इसमें, 3 नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रिच शुड हेल्प पुअर, 2 खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रिच व पुअर वर्ड्स है वो दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो यहाँ पर है दोस्तों क्या आएगा, दोनों से पहले द आएगा, दोनों से पहले क्या आएगा, द आएगा, यानी कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, दोस्तों यहाँ पर देखिए वी हैवंट बीन टू द थिएटर मंथ्स,
तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 4 मंथ्स आएगा। इसमें क्या आएगा? 4 मंथ्स। तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 मंथ्स। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट फॉर्मल क्वाटोज। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों अपने को यहाँ पर ये बताना है कि दोस्तों फॉर्मल क्वाटोज यानी कि औपचारिक उद्धरणों को अलग करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कॉलम का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कॉलम। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 104 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो करना है। यहाँ पर देखिए सत्य पर चलने वाले प्राणी को मृत्यु के बाद भी समाज याद करता है। सत्य पर चलने वाले प्राणी को मृत्यु के बाद भी समाज याद करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सोसाइटी रिमेम्बर्स ए पर्सन हु फॉलोज ट्रूथ इवन आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिंदी ट्रांसलेट करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अपंडेड, दोस्तों अपंडेड, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब होता है दोस्तों संलग्न। क्या हो जाएगा? संलग्न। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संलग्न। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित अपन 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? बताइए लघुत्तम समापवर्त्य है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर लघु देखिए इसका अगर अपन निकालेंगे तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो अंश का लघुत्तम समापवर्त्य और हर का दोस्तों महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों अंश कितना है? 2, 4 और 5। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे? लय निकालेंगे। तो लय निकालेंगे तो दोस्तों 2, इस 2 का भाग दिया तो इसमें 1 बार गया, इसमें 2 बार गया और इसमें 5 गया, फिर इसमें 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 5 20। तो दोस्तों इसका एलसीएम आ गया ऊपर वाले का अंश का 20 और हर का दोस्तों मैसा पे कितना आएगा? 9 सॉरी 3, 6, 9 का मैसा पे कितना होगा दोस्तों? 3। तो यहाँ पर 20/3, 20/3 कौन से ऑप्शन में? 2 नंबर के में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 12 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है दोस्तों? देखिए पहली यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 सॉरी 15 में तो भाग जाता है 3 का, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है, इनको सभी को जोड़ के 12 का भाग देना है। तो दोस्तों इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 197 आ जाएगा। और 197 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 5/2, 16 सही 5/2, तो सॉरी 16 सही 5/12। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 है। 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार आप कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 80% है वो कितना है? 24 है। तो 100% कितना होगा? 70% विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पर 24/80 इंटू 70, 30% की छूट भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 30% की छूट पर दोस्तों 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 100% निकालना है आपको तो यहाँ पर है दोस्तों 24/80 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 30 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21। आगे देखिए एक कुर्सी 3000 रुपए में खरीदी गई तथा 6% की हानि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा है दोस्तों 94/100 इंटू 3000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2820 आ जाएगा। या दोस्तों आप सीधा भी 3000 का 6% वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा और फिर माइनस कर देना। तो यहाँ पर इसमें 2820 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए।
दोस्तों एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए का अंक है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए। दोस्तों अब देखिए, बी के अंक बराबर सी के अंक प्लस 400 का 5%। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी का अंक निकालना है, तो यहाँ पर 300 प्लस 400 का 5% कितना होता है 20। तो ये 20 कितने हो जाएंगे 320। ये तो हो जाएगा दोस्तों बी के अंक, ठीक है। अब दोस्तों ए का अंक निकालना है, तो ए का अंक निकालेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि ए ने बी से 10% अंक है वो अधिक प्राप्त किए। तो 320 तो बी ने प्राप्त किए, ठीक है। और 400 का दोस्तों 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 40 है, तो कितना हो जाएगा 360। यानी कि दोस्तों ए ने तो अंक प्राप्त किए 360, बी ने करे हैं 320 और सी ने करे हैं 300 अंक प्राप्त 400 में से। तो यहाँ क्या पूछा है, तो ए के अंक है, ए के अंक 360 है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तदनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किग्रा क्या थी। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आप उठा के कर लीजिए, आपको मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, 30 रुपए प्रति किग्रा थी चीनी। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 112 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि 13,000 का 3 सही 1/2 वर्ष के लिए ब्याज 6,370 है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ब्याज बटे मूलधन बराबर समय इंटू दर। ब्याज कितना है दोस्तों 6,370 बटे मूलधन कितना है 13,000, ठीक है, बराबर दोस्तों दर इंटू दर कितनी है, दर दर तो निकालनी है, ठीक है। दर इंटू दोस्तों 3 सही 1/2 को अपन 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दर इंटू 7/2 इंटू दोस्तों 100, ठीक है। बस इसको काटना है, इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा 14%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है, तो उसे ब्याज 1,000 अधिक प्राप्त होता है, तो वह धन था। सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है, तो उसे ब्याज 1,000 अधिक प्राप्त होता है, तो वह धन था। तो वह धन है वो कौन सा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीधा सा दर है वो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही अपार वाले अभी जो अपन ने किया था वही करना है, ब्याज बटे मूलधन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 बटे मूलधन, तो मैं यहाँ पे मूलधन को दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए R1 माइनस R2, तो यहाँ पर 12 माइनस 8 12 माइनस 8 इंटू समय 5 बटे 100। बस इसको काटना है, इसको काटोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 4 पंजे 20, ठीक है, 12 में से 4 8 गए तो कितने बचे 4, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 20। तो दोस्तों मूलधन अपन यहाँ पे देखिए 1,000 अधिक प्राप्त होता है, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा कटेगा नहीं, ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, तो 10,000 बटे 20 कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 5,000। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2400 प्लस 2400 ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है 20 बटे 100, समय कितना है 2, बस काट लीजिए,
तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2400 इंटू 36/25, तो यहाँ पर 3456, तो इसमें वो आ जाएगा 3456, क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। और उसमें से दोस्तों अपने को ये मूलधन है वो माइनस करना है, तो 3456 में से 2400 हो गए तो कितने बचे, 1056, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 अंकों का योग 136 है, यदि प्रथम व द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 है और द्वितीय तथा तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है, तो द्वितीय अंक है, सीधा सा है, इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 2:3 और ये हो जाएगा दोस्तों 5:3, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर 10:15:9, ये आपके पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 10, 15 और 9 आ जाएगा, ये तो क्या आ गया, अनुपात आ गया। और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, 25 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 34। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करना है, द्वितीय अंक, द्वितीय का अनुपात कितना है 15, तो यहाँ पे 15 बटे अनुपातों का योग कितना हो गया 34 इंटू दोस्तों क्या करना है 136, बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो दोस्तों ये 4 बार गया। ठीक है, तो 15 चौके 60, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न, 3 साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर 3,75,000 पर निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभों में से उन्हें 52,000, 65,000 और 78,000 प्राप्त होते हैं, तो सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले 52,000, 65,000 और 78,000 का अनुपात निकाल लीजिए। तो दोस्तों अनुपात निकलेगा इनका 4:5:6। ठीक है, तो कुल राशि दोस्तों यहाँ पर 3,75,000 दे रखी है। तो यहाँ पर सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि अपने को निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 4 और 6 10 और 5 15, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर किसका निकालना है, सुरेश का। सुरेश का अनुपात कितना है 4, तो यहाँ पर 4/15 इंटू 3,75,000, बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, ए, बी तथा सी ने एक व्यापार क्रम से 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की, उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5, 6 और 8 अनुपात में लाभ प्राप्त किया, और व्यापार में दोस्तों उसमें 3:2:5 के अनुपात में था। तो यहाँ पे अनुपात है वो 2 दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों अपने इसको ऐसे लिखते हैं 5/3, 6/2 और 8/5 है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये तो इससे कट गया, 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे कितना 3, यानी कि दोस्तों 5/3 अनुपात है 3:8/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इनका अनुपात निकालना है तो 25 25 अनुपात है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 × 3 = 24, तो ये 24 है, और यहाँ पर बीच में क्या आएगा दोस्तों 8, देखिए 3 और 3 3 × 9, 9 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे 25:45:24, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 आदमी या 9 औरत एक कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि 3 आदमी और 6 औरत उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताइए। तो दोस्तों 5 आदमी या 9 औरतें किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि 3 आदमी और 6 औरतें एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 और 6 औरतें देख लीजिए, 9 और 6 कितने हो गए 15, तो यहाँ पे 19 × 15
बटे आदमी कितने हैं, 5 और 3 8, ठीक है। यहाँ पे 3 आदमी और 9 औरत एक साथ कार्य करे तो कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 10, ठीक है। तो बस इसको काटना है, तो यहाँ पे 19 × 15 बटे 19, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह उस आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगी जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दिशा से उल्टी दिशा में भाग रहा है जिसमें रेलगाड़ी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेलगाड़ी की गति की दिशा से विपरीत दिशा में आदमी भाग रहा है, तो सापेक्ष चाल बराबर 60 + 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 66। तो दोस्तों सीधा सा है, रेलगाड़ी द्वारा आदमी को पार करने में जो समय लगा है वो है रेलगाड़ी की लंबाई भाग सापेक्ष चाल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 220 बटे 66 × 5/18, ठीक है। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 220 × 18 बटे 66 × 5। बस इसको काट लीजिए, 12 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे एक बार ग्राफ है वो दे रखा है। एक निश्चित कंपनी के 6 भिन्न भिन्न विभागों में ABCD में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई है। इस आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए, यदि इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है तो वेतन प्रति कंपनी का व्यय लाख रुपए में कितना होगा, दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंपनी के सभी विभाग में कर्मचारियों की संख्या है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25, 6, 10, 5, 15, 3, यानी कि 25 और 10 35, 35 और 15 50, 50 और 5 55, 55 और 6 61, 61 और 3 64। तो कंपनी में दोस्तों कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 64, ठीक है। तो एक कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपए है, तो 8,000 × 64 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाख रुपए में दे रखा है, तो 64 इंटू आप 8,000 कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 5,12,000। तो 5,12,000 को 5.12 ये अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लाख रुपए में 5.12 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये गुणनशास्त्र नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।